हेलो स्टूडेंट्स, एनबीएफ स्कूल के ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में आपका स्वागत है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर सदिश। ठीक है, तो ये है आपका 13वां चैप्टर वेक्टर। तो इसकी बात करते हैं। पहले जानते हैं इसके बारे में कि सदिश क्या होती है। पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो, सदिश को जानने से पहले हम एक चीज देखते हैं, भौतिक राशि। तो इससे पहले बात करते हैं हम भौतिक राशि की। तो देखो, भौतिक राशियां क्या होती है। तो भौतिक राशियां क्या होती है, जिन पर हम प्रारंभिक अंकगणितीय संक्रियाएं, और प्रारंभिक अंकगणितीय संक्रियाएं कौन सी होती है, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। ठीक है, जिन पर प्रारंभिक अंकगणितीय संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग की जा सकती है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, भौतिक राशि क्या होती है, जिन पर प्रारंभिक अंकगणितीय संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा और भाग की जा सकती है, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, अब भौतिक राशियों में हम बात करते हैं। यहां बात करते हैं हम दो प्रकार की घटनाओं के बारे में। ठीक है, हम दो प्रकार की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। इसमें बात करते हैं पहली घटना। पहली घटना क्या है, पहली घटना है कि हमने 40 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस द्वारा यात्रा की। ठीक है, तो एक घटना तो आपकी क्या है कि हमने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस के द्वारा यात्रा की है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं एक प्रकार की दूसरी घटना है। तो दूसरी घटना की हम बात करते हैं, वह क्या है, हमने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस द्वारा उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। ठीक है, तो यहां बात कर रहे हैं हम दो घटनाएं हमारे पास। पहली घटना है, उसमें हम क्या देख रहे हैं, यह घटना है कि हमने 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस द्वारा यात्रा की। तो इस घटना में हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास गति दी है। इस घटना में हमें यह पता नहीं चल रहा कि हम किस स्थान पर पहुंचेंगे। जैसे कुछ समय बाद, 1 घंटा या 2 घंटा के बाद किस स्थान पर पहुंचेंगे, यानी यहां पर क्या है, हमें दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस घटना में क्या हो रहा है, इस घटना में हम यह नहीं बता सकते कि हम किस स्थान पर पहुंचेंगे। ठीक है, दूसरी घटना की बात करते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपके पास दिया है कि यह है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बस द्वारा उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। तो यहां हम बता सकते हैं, यहां हम अगर हमारे पास समय दिया हो, यहां जैसे समय दिया हो 1 घंटा 2 घंटा कितना भी हो, तो उससे हम ये बता सकते हैं कि कुछ समय के बाद हम किस स्थान पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या दी है, दिशा दी है, उत्तर दिशा है। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय होगी,
वो दूरी उत्तर दिशा की ओर कौन सा स्थान होगा वह आप यहां से बता सकते हो। तो इस घटना में, पहली घटना में क्या दिया है, इसमें दिशा नहीं है, इसमें कोई दिशा नहीं थी, यहां क्या दिया है, केवल परिमाण दिया है। तो एक प्रकार की घटना तो हमारे पास यह होती है जिसमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा की जानकारी नहीं होती है। ठीक है। दूसरी घटना में हम क्या है, स्थान का बता सकते हैं कि कुछ समय बाद हम किस स्थान पर पहुंच सकते हैं। ठीक है। इसमें है परिमाण और दिशा दोनों की जानकारी होती है। तो एक प्रकार की ये घटना है। तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसके आधार पर यानी इनके आधार पर हम भौतिक राशियों को दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक वर्ग में वे भौतिक राशियां लेते हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें केवल परिमाण की जानकारी होती है, और एक वर्ग में वे भौतिक राशियां लेते हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जानकारी होती है। तो ठीक है। तो इस तरह से हमारी भौतिक राशियों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है। ऐसी भौतिक राशियां हैं जिस वर्ग में वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण की जानकारी होती है, दिशा की जानकारी नहीं होती। तो इस वर्ग में जो भौतिक राशि आती है उनको हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है। और दूसरी घटना में हमने देखा था कि परिमाण और दिशा दोनों की जानकारी जिन भौतिक राशियों से होती है, उस वर्ग वाले भौतिक राशियों को हमने नाम दिया सदिश राशि। तो इस तरह से हमने भौतिक राशियों को दो वर्गों में विभाजित कर दिया। ठीक है। तो ये बात कर रहे थे हम सदिश और अदिश राशि की। तो यहां बात करते हैं अब इनकी डेफिनेशन की। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, दैनिक जीवन में भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। ठीक है। तो दैनिक जीवन में भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार आता है अदिश राशि और दूसरा प्रकार है सदिश राशि। ठीक है। इन्हें स्केलर कहते हैं और ये होती है वेक्टर। तो दैनिक जीवन में हमारी भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। तो अदिश राशि कौन सी होती है, तो पहले बात करते हैं हम अदिश राशि। तो ठीक है। अदिश राशि कौन सी होती है, अभी हमने देखा था कि वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, यानी जिन भौतिक राशियों से केवल परिमाण की जानकारी होती है, दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशियां कौन सी होती है, वे भौतिक राशियां
जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। उन्हें अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो अदिश राशि कौन सी होती है? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देंगे हम इसके, जैसे बात करते हैं लंबाई, और बात करें हम आयतन, समय, ताप, तो इस प्रकार से ये जो भौतिक राशियां हैं इनमें क्या होता है? केवल परिमाण होता है, इनमें दिशा नहीं होती। तो ऐसी भौतिक राशियों को हम अदिश राशि कहते हैं। फिर बात करते हैं दूसरा प्रकार आता है सदिश राशि। तो सदिश राशि कौन सी होती है? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे हम बात करें वेग, और बात करते हैं हम संवेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, तो इस प्रकार की राशियों को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की राशियों को सदिश राशि कहते हैं। वेग आपका क्या होता है? सदिश राशि होती है, और चाल होती है वो होती है अदिश राशि। तो ये अपनी दो प्रकार की भौतिक राशियां हैं। तो अब बात करते हैं हमारे जो टॉपिक है वेक्टर सदिश की। ठीक है, सदिश संकेतन, तो वेक्टर नोटेशन। तो सदिश संकेतन की बात करते हैं कि सदिश राशियों को किस प्रकार से लिखा जाता है, उनका संकेतन क्या है वो देखते हैं। तो यहां बात करते हैं हम
सदिश राशियों को प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। और अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों पर या तो तीर का निशान लगा के रखते हैं, यानी सदिश संकेतन की हम बात कर रहे हैं। तो सदिश राशियों को किस तरह से लिखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों पर तीर का निशान लगा के लिखते हैं, या फिर लिखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों को गहरी छपाई से। तो सदिश राशियों को संकेत में दो प्रकार से लिखा जाता है। किस तरह से, इन्हें क्या लिखा जाता है, प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों की गहरी छपाई। अथवा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के ऊपर तीर का निशान लगाकर, जैसे ए वेक्टर है, बी के ऊपर तीर का निशान और सी के ऊपर तीर का निशान, लिखा जाता है। तो यहां बात कर रहे थे हम सदिश संकेतन की। तो देखो सदिश राशियों क्या करते हैं, या तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के जो छोटे अक्षर होते हैं, स्मॉल लेटर, उनकी गहरी छपाई से लिखते हैं, या फिर क्या करते हैं, या तो इनको लिखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों की गहरी छपाई से, या फिर अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों पर तीर का निशान लगाकर व्यक्त करते हैं, या इसे लिखा जाता है। ठीक है। अब यहां एक प्रॉब्लम आती है कि ये जो अपन ने गहरी छपाई से लिखा है, इनमें जब हाथ से अपन लिखते हैं तो इनकी गहरी छपाई में क्या होता है, यहाँ क्या होती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, इनको लिखना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ क्या करते हैं, क्योंकि गहरी छपाई को हाथ से लिखना संभव नहीं होता, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए सदिश राशियों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के ऊपर तीर का निशान लगाकर लिखा जाता है। अभी अपन ने देखा है कि दो प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं, लेकिन जो आपका पहला प्रकार है ये गहरी छपाई वाला,
तो इनको हाथ से लिखना भी प्रॉब्लम आती है, यानी इनको लिखना संभव नहीं होता है। तो क्या करते हैं, यह आपका दूसरा प्रकार है कि अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर तीर का निशान लगाकर इनको लिखा जाता है। तो ये आपका ये जो प्रकार है, इस प्रकार से हम सदिश राशियों को लिखते हैं। ठीक है, जैसे AB सदिश है, जैसे यह है A वेक्टर। इसी तरह से BC कोई सदिश है, जैसे B वेक्टर यह है। ठीक है, तथा इनके संगत, ये तो बात कर रहे थे हम सदिश राशियों की। तो सदिश राशियों क्या कर रहे हैं, छोटे अक्षरों के ऊपर तीर का निशान लगा के हम लिख रहे हैं। अब इनके संगत जो परिमाण होते हैं, अभी अपन ने देखा है कि सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, तो तीर का जो निशान होता है वह सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करता है। यहाँ जो तीर का निशान है वो क्या है, सदिश राशि की दिशा को व्यक्त करता है। जैसे यहाँ बात कर रहे हैं, जो AB सदिश है इसकी दिशा क्या है, A से B की ओर है। ठीक है, और परिमाण, और ये जो अक्षर लिखे जाते हैं, जैसे ये A है, तो ये क्या है, इनके परिमाण को व्यक्त करता है, यानी इनके संगत परिमाण को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से, यानी बिना तीर के निशान, बिना तीर के निशान के अक्षरों से लिखा जाता है। जैसे बात करते हैं, सदिश A है तो इसके संगत परिमाण, तो सदिश A के संगत परिमाण A से लिखा जाएगा, या फिर इसको लिखते हैं वेक्टर A का मोड, इसे मॉड्यूलस कहते हैं, मोड कहते हैं, या मापांक कहते हैं, परिमाण कहते हैं। से लिखते हैं। तो यह बात कर रहे थे हम सदिश राशियों की, और ये है इनका संकेतन। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। फिर देखते हैं हम दिष्ट रेखा। डायरेक्शन लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो दिष्ट रेखाखंड की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, देखो आपने बात की होगी पहले रेखाखंड की। जैसे हम बात करते हैं कि ये क्या है, कोई सरल रेखा है, ये क्या है, एक सरल रेखा है। इस सरल रेखा में क्या देख रहे हैं कि इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं है। तो अगर किसी सरल रेखा में इसकी दिशा को भी व्यक्त किया जाता है,
जैसे तीर के निशान से इसकी अगर अपनी दिशा को व्यक्त किया है तो ये क्या कहलाती है, दिष्ट रेखा कहलाती है। यानी किसी रेखा की दिशा भी व्यक्त की जाए तो उसे क्या कहते हैं, दिष्ट रेखा कहते हैं। हम बात कर रहे थे दिष्ट रेखाखंड की। तो इस निश्चित दिशा वाली किसी सरल रेखा में, ये क्या है, कोई निश्चित दिशा वाली कोई सरल रेखा है, तो इस निश्चित दिशा वाली सरल रेखा का कोई भाग क्या कहलाएगा, दिष्ट रेखाखंड कहलाता है। जैसे इस रेखा का कोई भाग हमने लिया है, यहां बात करते हैं, ये इसका भाग है ए बी, ये एल कोई रेखा थी, ठीक है, ये इसका कोई भाग है ए बी। तो ये जो भाग है इसको क्या कहते हैं, यह आपका दिष्ट रेखाखंड कहलाता है। तो दिष्ट रेखाखंड क्या होता है कि एक निश्चित दिशा में खींची गई सरल रेखा का कोई भाग दिष्ट रेखाखंड कहलाता है, ठीक है। यानी ऐसी सरल रेखा जिसकी कोई निश्चित दिशा हो, तो उस सरल रेखा का कोई भाग क्या कहलाता है, एक दिष्ट रेखाखंड कहलाता है, ठीक है। हम बात कर रहे थे दिष्ट रेखाखंड की। रेखाखंड हम जानते हैं कि किसी सरल रेखा का कोई भाग क्या कहलाता है, रेखाखंड कहलाता है। अब बात कर रहे हैं दिष्ट रेखाखंड की। तो दिष्ट रेखाखंड क्या होता है कि निश्चित दिशा में, दिष्ट रेखाखंड का मतलब क्या होगा, निश्चित दिशा में खींची गई सरल रेखा का कोई भाग दिष्ट रेखाखंड कहलाता है। एक निश्चित दिशा में खींची गई सरल रेखा कोई भाग दिष्ट रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, आपका ये जो दिष्ट रेखाखंड होता है इसकी 3 विशेषताएं होती हैं। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, दिष्ट रेखाखंड की विशेषताएं। ठीक है, देखो दिष्ट रेखाखंड क्या था, निश्चित दिशा में खींची गई सरल रेखा का कोई भाग दिष्ट रेखाखंड कहलाता है। ये जो दिष्ट रेखाखंड है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता है लंबाई। किसी भी दिष्ट रेखाखंड की कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या है, पहले जो आपकी विशेषता है वो है लंबाई। दूसरी विशेषता है आपकी आधार। और तीसरी विशेषता है दिशा। तो किसी भी दिष्ट रेखाखंड की 3 विशेषताएं होती है, लंबाई, आधार और दिशा। तो ये क्या है, यहां बात करते हैं सबसे पहले लंबाई। दिष्ट रेखाखंड की लंबाई रेखाखंड AB की लंबाई होती है। यानी जो रेखाखंड AB है आपका, उस रेखाखंड की लंबाई इस रेखाखंड की लंबाई होती है। तो
तो ये है आपकी लंबाई, ठीक है। और ये लंबाई क्या है, जो इसके परिमाण को व्यक्त करती है, जो दिष्ट रेखाखंड AB के परिमाण को व्यक्त करती है। फिर बात करते हैं हम आधार की। तो आधार क्या है, ये जो दिष्ट रेखाखंड है, जिस रेखा का कोई भाग होता है तो वह रेखा L, ये क्या कहलाता है, इसका आधार कहलाता है, आधार रेखा कहलाती है इसकी। यानी रेखा L जिसका दिष्ट रेखाखंड AB एक भाग है, दिष्ट रेखाखंड का आधार कहलाती है। ठीक है। फिर बात कर रहे थे हम दिशा की। तो दिशा की बात कर रहे हैं, जैसे दिष्ट रेखाखंड AB की दिशा की बात करते हैं। AB की दिशा A से B की ओर है, तथा दिष्ट रेखाखंड BA की बात करते हैं तो BA की दिशा क्या है, B से A की ओर है। तो यह है दिशा। तो अपन ने देखा है दिष्ट रेखाखंड। तो दिष्ट रेखाखंड में क्या देखा कि किसी निश्चित दिशा में खींची गई सरल रेखा का कोई भाग दिष्ट रेखाखंड कहलाता है, जिसकी 3 विशेषताएं होती है, लंबाई, आधार और दिशा। तो लंबाई क्या है, दिष्ट रेखाखंड की लंबाई उस जो ये रेखाखंड है AB, इसकी लंबाई होती है जो उसके परिमाण को व्यक्त करती है। फिर है आधार। आधार क्या है, रेखा L या सरल रेखा बोलते हैं इसको, यानी सरल रेखा L जिसका क्या हुआ, दिष्ट रेखाखंड एक भाग है, उस सरल रेखा को क्या कहते हैं, दिष्ट रेखाखंड का आधार कहते हैं। फिर है दिशा। तो दिष्ट रेखाखंड AB की दिशा क्या है, A से B की ओर, और BA की दिशा क्या होगी, B से A की ओर होगी। ठीक है। तो ये था। अब बात करते हैं आगे। सदिश का ज्यामितीय निरूपण। तो देखो सदिश राशि को इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो सदिश राशियों को, क्योंकि अपन ने देखा है कि सदिश राशि में क्या है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, और अभी अपन ने देखा है कि एक जो दिष्ट रेखाखंड होता है उसमें भी क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। यानी इसलिए क्या कह सकते हैं कि सदिश राशि को एक दिष्ट रेखाखंड के द्वारा व्यक्त किया जाता है।
क्योंकि एक दिष्ट रेखाखंड में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए सदिश राशियों को ज्यामितीय रूप से एक दिष्ट रेखाखंड के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं या आपका कोई है दिष्ट रेखाखंड ए बी, तो ये क्या है, ये सदिश ए बी कहलाएगा या सदिश ए है। इसी तरह से जैसे इस दिष्ट रेखाखंड की जो दिशा है बी से ए की ओर है, तो ये सदिश है बी ए कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, दिष्ट रेखाखंड का ज्यामितीय निरूपण। जैसे कोई सदिश है ए बी, जो चित्र में है, तो इस दिष्ट रेखाखंड की या इस सदिश की दिशा ए से बी की ओर है। ठीक है, यहां बिंदु ए, अब इस सदिश में क्या है, या आपका कोई सदिश है ए बी, अब इसमें जो दो बिंदु दिए हैं, ये तो क्या है ए, यानी जिस बिंदु से, जो बिंदु ए है, जिस बिंदु से सदिश प्रारंभ होता है, जिस बिंदु से सदिश प्रारंभ होता है, जैसे यहां बात करते हैं हम कि यहां जो बिंदु ए है, सदिश का प्रारंभिक बिंदु कहलाता है। और जो है बिंदु बी तथा बिंदु बी सदिश का अंतिम बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो यहां बात कर रहे थे सदिश के ज्यामितीय निरूपण की। अब चूंकि क्या है कि दिष्ट रेखाखंड में परिमाण और दिशा दोनों आ जाते हैं, तो इसलिए किसी भी सदिश राशि को ज्यामितीय रूप से एक दिष्ट रेखाखंड के द्वारा लिखा जाता है। यहां जो सदिश है ए बी, तो ये क्या है, इसकी दिशा है ए से बी की ओर। यहां बिंदु ए है, ये सदिश का क्या कहलाता है, प्रारंभिक बिंदु कहलाता है, और जो बिंदु बी है वो सदिश का अंतिम बिंदु कहलाता है। ठीक है, उस सदिश के परिमाण को क्या कहते हैं, तो ये था आपका सदिश का निरूपण।
ठीक है, बात करते हैं फिर आगे।